जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में 7 से 9 जुलाई 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों खबरों का संकलन होगा और बिहार के आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे क्लास को आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। अच्छा, पिछला 2 क्लास अप्शन इसलिए था क्योंकि एक तो मैंने मंथली करंट अफेयर्स वाला जुलाई वाला क्लास आपको प्रोवाइड किया, जो कि 2 घंटे का तकरीबन वो क्लास था। आप में से अधिकतर लोग उसको देख चुके हैं, जिनका छूट चुका है उसे जरूर देखिएगा। और कल थोड़ी तबीयत खराब थी और क्लास लेने में मैं असमर्थ था, इस वजह से क्लासेज नहीं आई थी। लेकिन पुनः से यहाँ पर हम हाजिर हैं। पिछले 2 दिन का जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट है, उसके संग्रह को यहाँ पर हम एक्चुअली देखने वाले हैं। चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दरअसल पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि 21वें विश्व पुलिस गेम्स, या फिर इसका पूरा नाम है 21वां संस्करण है विश्व पुलिस और फायर गेम्स, ये पूरा नाम है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत व बिहार का नाम रोशन करने वाली सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की महिला अधिकारी कौन है, जो बिहार के एक्चुअली भोजपुर जिले की रहने वाली है। भोजपुर जिले में एक जगह है आरा, यहाँ की रहने वाली, इनका नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया था सपना कुमारी। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा, सपना कुमारी ने यहाँ पर इस प्रतियोगिता में, आपको बता दूं कि 2 गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया। गोल्ड मेडल कितनी है? तो 2 है। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की संख्या 1 है। तो कुल मिला के फाइनल बात यहां पर यह है कि 3 पदक यहां पर इन्होंने अपने नाम किया है। बिहार के साथ साथ भारत को गौरवान्वित किया है और बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और कहां पर कर रहा था? तो बीएसएफ में। एक चीज ध्यान रखिए, इस प्रतियोगिता की बात करें तो अब तक कुल इसका 21वां संस्करण आयोजित हो चुका है और ऐसे में भारत ओवरऑल 1400 से अधिक पदक अपने नाम किया है। ये चीजें हमने आपको बताया था। चलिए सेशन की हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न आपके बीच है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में खेल गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु या फिर बनाने हेतु हाल ही में डैश लॉन्च की है, या फिर क्या लॉन्च की, या फिर किसकी शुरुआत की है, ये एक्चुअली प्रश्न है। शुरुआत अभी हाल ही में हुई है बिहार खेल रोड मैप 2025 की। देखिए, बिहार सरकार पिछले कुछ वर्षों में खेल को लेकर जिस प्रकार से सजग हुई है, बहुत सारे पहल हुए हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं बिहार में आयोजित हुई है। बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम आदि, मतलब खेल स्टेडियम आदि का भी निर्माण हो रहा है कई सारे जगहों पर। कई जानकारी हमने आपको दिया भी है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि बिहार सरकार पिछले कुछ वर्षों में खेल को लेकर जागरूक हुई है और अपनी प्रतिबद्धता को यहाँ पर दर्शा रही है। आइए संबंधित पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं। दरअसल बिहार सरकार ने हाल ही में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने हेतु बिहार खेल रोड मैप 2025 तैयार किया है। यानी कि जो खास करके ये नीति है, एक प्रकार से इसे लॉन्च किया है, किस प्रकार से संचालित होगी। देखिए, इस रोड मैप के अंतर्गत राज्य के 534 ब्लॉक में आउटडोर स्टेडियम और 8053 पंचायतों में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। हालांकि प्रक्रिया शुरू भी है। अच्छा, इस कार्य को मनरेगा योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। साथ ही साथ इस पहल के उद्देश्य की हम बात करें तो राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना और यह बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का हब बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। देखिए, बात यहाँ पर यह भी है कि जो इस प्रकार की पहल हुई है, बिहार खेल की दुनिया में अब मतलब इस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों से आगे बढ़ी है और परिणाम भी हमें देखने को मिला है। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में या फिर यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले हैं। लगभग मतलब यहाँ पर हम सिर्फ क्रिकेट या फिर हॉकी की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे खेल में यहाँ पर हमें मतलब अच्छे अच्छे खिलाड़ी बिहार में देखने को मिलता है। इसमें एक बात ये भी समझिएगा कि बिहार सरकार की एक योजना भी है, मेडल लाओ नौकरी पाओ, और नौकरी भी अधिकारी रैंक की। तो ये बहुत बड़ी खास करके मतलब पहल है सरकार की और इस दिशा में कार्य हो रही है। अच्छा, बात यहाँ पर इन सारे चीजों को मतलब जो हमने बताया है इनसे संबंधित ध्यान रखिएगा। बात यहाँ पर हो रही है मनरेगा की, क्योंकि मनरेगा योजना के तहत ये खास करके निर्माण कार्य मतलब जो खास करके होगा मतलब संचालित किया जाएगा। अच्छा, मनरेगा को लेकर एक विशेष जानकारी यह है कि यहाँ पर नई मजदूरी दर निर्धारित किया गया 25 से 26 वित्तीय वर्ष के लिए। दरअसल बिहार और झारखंड को इसमें एक ही सूची में रखा जाता है मजदूरों की जो दैनिक मजदूरी दर होती है प्रत्येक वर्ष, उसको लेकर। देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है 4.08% वृद्धि की गई, 245 रुपये से अब यो बढ़कर हुई है। किसी भी मनरेगा मजदूर की इन दोनों राज्यों में 255 रुपये खास करके यहाँ पर मजदूरी दर है। अच्छा, हरियाणा में सबसे अधिक मजदूरी दर 400 रुपये प्रतिदिन और अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड में संयुक्त रूप से सबसे कम 241 रुपये प्रतिदिन है। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिए। मनरेगा के बारे में कई बार हमने आपको बताया है कि मनरेगा का नाम
2009 तक, एक्चुअली इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2006 में आंध्र प्रदेश के बंदावली जिले के अनंतपुर एक जगह है, वहां पर मतलब वहीं से एक गांव है, वहीं से शुरू हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। लेकिन मनरेगा योजना में महात्मा गांधी शब्द 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ा गया, जिसके बाद इसका नाम हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, हालांकि अगर प्रश्न ये पूछे कि इस योजना को कब पारित किया गया था तो 2 अक्टूबर 2005 को, लेकिन शुरू हुआ था कहां पर, मतलब कब हुआ था, 2 फरवरी 2006 को। इतनी सारी बातें ध्यान रखें। अच्छा, मनरेगा से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रिसेंटली कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, वो आपके बीच यहां पर हमने रखा है, एक नजर इसको देख लीजिए। एक प्रकार से कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा कि यहां से प्रश्न बने हैं। देखिए, मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है, तो 100 दिनों की। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में आया है। दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था, ये ध्यान रखिए। 2005 में। एसएससी सीजीएल 2000, अच्छा यहां पर मिस हुआ है, अब यहाँ पर मिस हो गया, मुझे ध्यान में नहीं है कितना है, बस ये ध्यान रखिए एसएससी एमटीएस में खास करके पूछा गया है, एसएससी सीजन लेवल की एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तीसरा है कि मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देना, ये इसका मूल उद्देश्य है। बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट है मनरेगा अधिनियम को महात्मा गांधी नाम कब दिया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को। अभी हम इसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे थे और ये कहाँ पर पूछा गया है, तो बीपीएससी लेवल की यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में। अगला फिर यहां पर है मनरेगा योजना के अंतर्गत न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह है 18 वर्ष। ये एचटेट 2014 एग्जाम में पूछा गया, हरियाणा टीएटी में पूछा गया है। अगला छठा प्रश्न है कि मनरेगा योजना के तहत महिला श्रमिकों की न्यूनतम भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये 33% और ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। अगला यहां पर है कि मनरेगा योजना मुख्य रूप से किस स्तर के माध्यम से लागू की जाती है, ग्राम पंचायत, और यूपीपीसीएस 2015 में ये पूछा हुआ है, तो इसको जरूर ध्यान आपको रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। अच्छा, ये सारी चीजें जो यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप ये तमाम पीडीएफ को हूबहू प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, आपको मालूम है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, बीएम ऑनलाइन लर्निंग, वहीं से आप तमाम चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि इस वर्ष 2025 में बिहार के किस शहर में आयोजित होने वाली हीरो एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान सहित कुल 8 टीमें भाग लेंगी, कहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है, ये यहां पर एक्चुअली प्रश्न है। अब आइए इसको लेकर मैं आपको यहां पर जानकारी दे दूं। इसका जो राइट आंसर एक्चुअली होगा, ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि राजगीर में ये आयोजित होगी। अब आइए इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं जो रिलेटेड पॉइंट एग्जाम में मतलब अराइज हो सकते हैं प्रश्न के रूप में। जैसे पहला पॉइंट है कि इस वर्ष हीरो एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी या फिर चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है, ये बिहार का ऐतिहासिक शहर राजगीर में किया जाएगा। यहीं पर एक्चुअली अगर हमसे ये पूछ लिया जाता कि यहाँ मतलब किस जिले में आयोजित होगी, तो जिला जब भी पूछा जाता, देखिए यहाँ पर शहर लिखा गया है, जिला लिखा जाता तो नालंदा वैसी स्थिति में हमारा राइट आंसर हो जाता। अब देखिए यहाँ पर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का जो आयोजन है, ये 27 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 तक होगा, जिसमें 8 टीमें भाग लेंगी, कुछ यहाँ पर लिखा गया है। अच्छा, पाकिस्तान को लेकर पहले संशय थी, लेकिन फिलहाल लगभग समझे 80% ये क्लियर है, मतलब ये पाकिस्तान इसमें भाग लेने वाली है। कुछ मतलब रह गई है, मतलब कसर इसमें बाकी है, लेकिन ये फाइनली मतलब लगभग 80% मान के चलिए पाकिस्तान यहां पर आ रही है। अच्छा, यह टूर्नामेंट 2026 एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप के लिए एक क्वालिफाइंग इवेंट भी है। एक प्रकार से ये प्रतियोगिता जो है, ये क्वालिफाइंग प्रतियोगिता को लेकर मतलब देखा जा रहा है, जो हॉकी वर्ल्ड कप आयोजित होता है, यानी कि विजेता टीम को वर्ल्ड कप में सीधे एंट्री मिलेगी, ये ध्यान आपको रखना है। अच्छा, यह पहला अवसर है जब एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का जो आयोजन है, ये बिहार के किसी शहर में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पुरुष वर्ग वाला है, पहली बार आयोजित होगा। हालांकि महिला वर्ग वाला ये आयोजित हो चुका है पिछले साल 11 से लेकर 20 नवंबर तक राजगीर में ही। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि पिछले साल राजगीर नालंदा में ही 11 से 20 नवंबर 2024 तक एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था। और इसका शुभंकर क्या था, आपको मैंने बताया था, इसका शुभंकर था गुड़िया, जो एक्चुअली यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसके बारे में पूछा जा सकता है
कि ये किससे प्रेरित है, तो बिहार की राष्ट्रीय पक्षी है गौरैया। आप लोग जानते हैं गौरैया से ही ये प्रेरित है। दरअसल ये जो चोंच आप जो मुख देख रहे हैं ये गौरैया की ही मतलब खास करके स्थिति को दर्शा रहा है, मतलब ये इंगित कर रहा है ये जो चोंच है गौरैया की है और ये एक्चुअली गौरैया से ही प्रेरित है। तो ये चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आइए कुछ और जरूरी बातों को हम देखते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि बिहार में अभी रिसेंटली कुछ बड़ी बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हुई है और विशेष रूप से ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में खास करके कोई भी एग्जाम जो बिहार में आयोजित होती है, बिहार से संबंधित खेलों को लेकर एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। उसमें से यहां से प्रबल संभावना हमें नजर आती है क्योंकि ये 3 प्रतियोगिता को लेकर जो हमने आपके बीच जानकारी रखा है ये पहली बार बिहार में आयोजित हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अभी जिस प्रतियोगिता की हम एक्चुअली बात कर रहे थे ये वाला कि जो मेंस कैटेगरी वाला, ये भी पहली बार ही होगा जो यहाँ पर आयोजित होगा। तो इसमें 8वां एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जिसका शुभंकर गुड़िया और दूसरा सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप जिसका शुभंकर भी और ये गौर बाइसन से प्रेरित, और फिर तीसरा शुभंकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अभी हाल ही में बिहार के 5 शहरों में आयोजित हुई जिसका शुभंकर गज सिंह। ये तीनों को आप यहाँ पर देख सकते हैं और मैं पुनः से ये बात पर जोर देकर आपको बतला रहा हूँ ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये तमाम चीजें जो आपने अभी स्क्रीन पर देखा ये सभी चीजें डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, इसके अतिरिक्त ये करंट अफेयर्स के टेस्ट आदि सभी चीजें, यानी कि आप बोल सकते हैं कि करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। नॉमिनल सा चार्ज पर ये आपके लिए उपलब्ध है। कूपन कोड लगा के आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप यहां से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से एक सुनियोजित प्लेटफॉर्म की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो यहां से हो पाएंगे। क्लासेस आपको मिलेंगे, तमाम जो पीडीएफ नोट्स आदि हैं वो आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए हर दिन का 2024 का हो गया, 2023 का हो गया, 2023 का आपको नहीं पढ़ना है। मतलब यहाँ पर प्रत्येक मतलब टेस्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सुनियोजित तरीके से आपको मिलती है। इसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। हजारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो पीडीएफ अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ जनवरी से जून तक का, ये भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये तमाम चीजें यहाँ पर आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे तभी से अगले 1 वर्ष तक आपको मिलेगा। आपको पिछला जितना भी छूटा हुआ है वो सारा निःशुल्क मिल जाएगा। ठीक है, जिस दिन ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपका प्लान स्टार्ट होगा। चलिए, वर्ष 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के दोबारा नियंत्रण के बाद हाल ही में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। राइट आंसर होगा पहला देश रशिया बना है। विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए हम यहां पर संबंधित तथ्यों को देखते हैं। देखिए, बहुत सारी डीप में जाके हम यहां पर जानकारी देंगे, ध्यान से सभी को देखिएगा। अगस्त 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाई थी, उसी समय यानी उसी वक्त उसी दौरान तालिबान ने काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है यहां पर कब्जा कर लिया था। परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान की जो लोकतांत्रिक सरकार थी उनका मतलब पतन हो गया, वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तालिबान का कब्जा दोबारा, उससे पहले भी एक बार हुआ है, ये दोबारा था जब अगस्त 2021 में हुआ। इसके बाद तालिबान ने यहाँ पर खुद को अफगानिस्तान की वैध सरकार घोषित किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने उन्हें औपचारिक मान्यता नहीं दी थी। ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फाइनली अभी हाल ही में रशिया ने 3 जुलाई 2025 को तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता देकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और ऐसा पहली बार है जब किसी देश ने अभी हाल ही में जो तालिबान शासन को राजनीतिक मान्यता दी है। तो इसमें अगर हम देखें तो रशिया पहला देश बन गया। ये चीज ध्यान रखिएगा, मान्यता दिया है रशिया ने। हालांकि रशिया ने तालिबान से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर खास करके उनकी सुरक्षा की अपील की है या फिर सुधार की अपील की है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि अभी मान्यता दिया गया, लेकिन एक जानकारी ये समझिएगा कि रशिया ने इसी साल अप्रैल 2025 में तालिबान को अपनी आतंकवादी सूची से हटाया था। कुछ समय पहले इस सूची में डाला गया था तालिबान को, ये ध्यान आपको रखना है। 2025 मतलब अप्रैल महीने में ये हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब एक चीज और ध्यान रखिए, क्योंकि बात यहां पर हो रही है तालिबान की, कुछ जानकारी अभी हम आपको देंगे। फिलहाल उसमें से एक इंपॉर्टेंट यह है, अभी कुछ में पहले ही हमने आपको पढ़ाया था कि इस्लामिक शरिया कानून के तहत शतरंज को जुए जैसा करार देते हुए अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने मई 2025 में पिछले ही माह, मतलब पिछला से पिछला माह मई में प्रतिबंध लगाया था।
तालिबान का यह मानना है कि यह खेल जो है धार्मिक रूप से अनुचित है, इसे अस्थायी रूप से हराम घोषित किया गया है। यानी कि इस्लामिक शरिया कानून के तहत शतरंज को जुआ जैसा खेल की संज्ञा दिया गया है और इसी आधार पर अफगानिस्तान में इस खेल पर प्रतिबंध लगाया गया। मई 2025 में इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, हमने ये चीज आपको पढ़ाया था। अब आगे यहां पर बढ़ते हैं, कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। दरअसल देखिए, जब अगस्त 2021 में खास करके अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ था दूसरी बार, तो उस समय एक जानकारी यहां से निकल कर आएगी, यहां पर ऑपरेशन देवी शक्ति। एक चीज ध्यान रखिएगा, 2021 में अगस्त में चले थे। अफगानिस्तान में जो तालिबान का कब्जा हुआ था, भारतीय नागरिक जो वहां पर फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए, स्वदेश वापस लाने के लिए 2021 में, ये ध्यान रखिए। हालांकि भारत सरकार द्वारा, यहां पर हमने हेडर में क्या लिखा है कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख निकासी अभियान, जो भारतीय विभिन्न देशों में किसी कारणवश फंसे उनको वापस स्वदेश लाने की दिशा में ये अभियान चलाया गया। अब यहां पर एक नया अपडेट है, ये वाला। अभी 2025 में ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था ईरान में, जो खास करके वहां पर ईरान और इजरायल के बीच जो युद्ध चल रही है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, मेडिकल छात्र फंसे हुए थे भारत के, उनको निकालने को लेकर ये अभियान चलाया गया था या फिर ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये चीजें यहां पर समझने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है। चलिए, हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की गई? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए संबंधित तथ्यों की जानकारी हम देखते हैं। अभी हाल ही में 2 जुलाई 2025 को, डेट इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी रखने की मंजूरी दी है। मूल बात यहां पर यह है कि इनके नाम पर, इनके सम्मान में यह रखा गया है या फिर मंजूरी दिया गया है। दरअसल इसकी घोषणा 7 मार्च 2025 को पेश राष्ट्रीय बजट में भी किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए, लेकिन अभी हाल ही में इसको मंजूरी दिया गया है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ऐसा पहली बार है जब किसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम जो है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है, ये पहला यूनिवर्सिटी है जब मतलब इसका नाम जो है मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हालांकि इस नामकरण का उद्देश्य उन्हें आर्थिक सुधारों और शिक्षा क्षेत्र में उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए याद करना, या फिर बोल सकते हैं उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में ये अभी हाल ही में मंजूरी दिया गया है। अच्छा, ये तो रही बात यहां पर किसी यूनिवर्सिटी को लेकर जिसका नामकरण अभी इनके नाम पर हुआ है। लेकिन ऐसी ही जानकारी कुछ समय पहले अभी हाल ही में हमने आपको दिया था कि 9 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान यानी कि हिपा का नाम बदलकर इसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मंजूरी दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इस वजह से ये खबरों में है क्योंकि ये पहले रह चुका है और ये एक्चुअली है भी करंट अफेयर्स का ही, और वीवीआई पॉइंट में इन सारे तथ्यों को रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में यहां पर कुछ और जानकारी है, आइए एक नजर इसको देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे और ब्रिटिश भारत में उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत में हुआ था। 26 दिसंबर 2024 को हाल ही में 92 साल की उम्र में दिल्ली में उनका निधन हुआ। अच्छा, मनमोहन सिंह ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे जो पहली बार 2009 में पेरिस में आयोजित होने वाले बेस्टिल डे परेड, जो एक्चुअली 14 जुलाई को आयोजित होता है यहाँ पर पेरिस में, और यहाँ पर अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 2009 में यहाँ पर आमंत्रित किए गए थे अतिथि के रूप में, ये चीज ध्यान रखिए। और बेस्टिल परेड या फिर बेस्टिल डे परेड की बात करें तो पेरिस में प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को ये आयोजित होता है। तो फिलहाल इतनी बातें यहाँ पर समझना है, ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग टनल नंबर 8 जिसकी लंबाई 14.57 किलोमीटर है, इसका निर्माण किस रेल परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में किया गया है? सबसे पहले बात यहां पर यह है कि अभी हाल ही में ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का जो उद्घाटन है, आप इसे टनल 8 भी बोल सकते हैं, उत्तराखंड में किया गया है। जो लंबाई है 14.57 किलोमीटर है, 14.5 किलोमीटर ये लंबी है, और ये किस परियोजना का हिस्सा है, या फिर जो मतलब खास करके यहाँ पर लिखा गया है कि इसका जो निर्माण है किस रेल परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में किया गया है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर बी,
यानी कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत। अब यहां पर आइए संबंधित तथ्यों को हम देखते हैं। देखिए, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग टनल एट, जिसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर है, इसका निर्माण उत्तराखंड के देवप्रयाग जनासू के बीच हुआ है और यह सुरंग जो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज रेल परियोजना का एक हिस्सा है जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अच्छा, इसका जो निर्माण है ये एक्चुअली ध्यान रखिएगा, निर्माण आधुनिक या फिर अत्याधुनिक TBM यानी कि टनल बोरिंग मशीन तकनीक से किया गया है और खासकर इटली से यह निर्मित मशीन है। मशीन का नाम क्या है? निर्मित शक्ति मशीन, ये ध्यान रखिएगा। ये मुख्य भूमिका इसमें निभाई है और ये बहुत मतलब तीव्र गति से कार्य हुआ है। जुलाई 2025 में यह सुरंग चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसकी दूसरी समानांतर टनल भी लगभग पूरी हो चुकी है, जिससे यह भारत की पहली पूर्ण डबल ट्यूब रेल सुरंग बन गई। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दरअसल इसके जो निर्माण कार्य को लेकर ही यह प्रश्न था। अभी दूसरा मतलब फेज का जो कार्य है, मतलब जो उसके समानांतर बन रही टनल, उसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर यह प्रश्न था। अच्छा, एक जानकारी और, भारत की अगर हम तीन सबसे लंबी सुरंग की बात करें 2025 तक की, अब तक की, तो इसमें टनल एट आपको ध्यान रखना है, जोजिला सुरंग और पीर पंजाल, ये सभी की जो लंबाई है वो यहाँ पर दर्शा भी दी गई है। ठीक है, ये तमाम बातों को ध्यान आपको रखना है। अच्छा, एक जानकारी और, भारत की जो पहली सुरंग थी, अगर इसकी हम बात करें, आपको ध्यान रखना है, ये पहली सुरंग का नाम है पारसिक सुरंग, जो ये महाराष्ट्र के थाने में स्थित है, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है और ये भारत की पहली रेलवे की सुरंग भी है, यानी कि रेलवे की पहली सुरंग भी है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, कहां पर है? महाराष्ट्र में। अच्छा, एक जानकारी और, पीर पंजाल रेल सुरंग जो है ये बनिहाल कांजीकुंड, ये जम्मू कश्मीर में है और इसका जो उद्घाटन हुआ था दरअसल 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा उद्घाटन इसका किया गया था। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी जो खास करके ये टनल बनके तैयार हुई है, तो इसका जो फाइनल उद्घाटन है नरेंद्र मोदी साहब द्वारा किया जाएगा, ये संभावना है और ये करते भी हैं। मतलब रोज कुछ ना कुछ उद्घाटन होता है और ऐसे में आप जैसे लोगों के लिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, मतलब इतना सारा उद्घाटन होता है, इतना सारा मतलब आधारशिला इतनी रखी जाती है, बहुत सारे मतलब यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं और सभी को याद रखना पड़ता है। एग्जाम में कौन सा पूछा जाए, ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। ठीक है, तो ये चीजें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खास करके एक जानकारी यहाँ पर हम आपको देना चाहेंगे टेस्ट सीरीज को लेकर। जितने भी लोग घर बैठे BPSC एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप में से आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है 71वीं BPSC एग्जाम के लिए। इसमें फुल लेंथ टेस्ट आपका 70 है और सेक्शनल टेस्ट है 2025, यानी कि सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ टेस्ट है 220 से अधिक। आप इन सभी चीजों को इस कोर्स के माध्यम से ले सकते हैं। हालांकि ये कोर्स में केवल टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलते हैं, बल्कि टेस्ट सीरीज के अतिरिक्त प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कंप्लीट स्टडी पैकेज आपको दिया जाता है। इसी में करंट अफेयर्स का कोर्स भी इंक्लूडेड है। ये तमाम चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। ध्यान रखिए, अगला टेस्ट पेपर जो प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, ये आपको 12 जुलाई को मिलेगा। पिछला वाला कल मिला था। ठीक है, और निर्धारित समय पर सभी को इसमें भाग लेना है। जो भी टेस्ट आपका छूट गया है, आप अभी भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जरूर भाग लीजिए, तैयारी का बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपका आकलन होगा। और ये कोर्स की फी है, कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। जो न्यू अभ्यर्थी हैं, जो पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, आपको यहाँ पर 15% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज बहुत सारे हैं, अलग अलग खंड के। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल लेंथ टेस्ट है, करंट अफेयर्स का एक्सपेक्टेड प्रश्नों का सीरीज है, बिहार जीके का टेस्ट मिलेगा, मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं वाला अलग से मंथली करंट अफेयर्स है, फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। ये तमाम चीजें आपको इसी कोर्स के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न है कि फार्मूला 1 रेसिंग की दुनिया भर में लोकप्रिय टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 में खिताब ब्रिटिश रेसर लैंडो नॉरिस ने, यहाँ पे देखिएगा ये दोनों शब्द एक साथ हो गया है, नॉरिस होगा, ये ने अलग है। तो लैंडो नॉरिस ने अपने नाम क्या है, बताएं कि वे किस रेसिंग टीम का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है 2025 वाला, ये लैंडो नॉरिस ने अपने नाम किया है। ये मैकलेरन फार्मूला 1 जो रेसिंग मतलब खास करके कंपनी है, या फिर बोल सकते हैं इसके ड्राइवर है, या फिर बोल सकते हैं इसके रेसर हैं मैकलेरन के। तो विकल्प नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आते यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे।
भारत की पहली क्यूआर कोड आधारित, ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली क्यूआर कोड आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली, ये ध्यान रखिए अभी हाल ही में ये डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली सिस्टम या फिर प्रणाली या फिर सिस्टम की जो शुरुआत है ये किस शहर में की गई है। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की मुझे लगता है प्रबल संभावना है। ध्यान रखिए इसका राइट जो आंसर होगा ये होगा इंदौर, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, विकल्प नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए संबंधित जानकारी यहां पर देखते हैं। पहली बार है भारत में, ये ध्यान रखिए भारत में पहली बार क्यूआर कोड आधारित डिजिटल एड्रेस सिस्टम की जो शुरुआत है ये इंदौर मध्य प्रदेश से की गई है। हालांकि आप बोल सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई है। दरअसल यहां पर वो चीजें हमने मेंशन भी किया है कि शुरुआत जो हुई है सुदामा नगर से हुई है। दरअसल इंदौर में एक जगह सुदामा नगर, यहीं से पायलट परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत हुई है और इसके तहत जो बेनिफिट है या फिर जो चीजें संचालित होगी यहां पर दर्शाई गई है। इसके तहत हर घर में एक यूनिक क्यूआर कोड वाली एक धातु प्लेट लगाई जाती है और इस क्यूआर कोड को मोबाइल फोन से स्कैन करके घर का जीपीएस आधारित डिजिटल पता जाना जा सकता है। विभिन्न करों का भुगतान किया जा सकता है और नागरिक सुविधाओं से संबंधित शिकायतें भी दर्ज की जा सकती है। और आपको ध्यान रखना इस पहल का उद्देश्य शहर को स्मार्ट बनाना और नगर निगम की सेवाएं सीधे घर तक पहुंचाना है। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि घर भी, किसी का मतलब आवास भी अब डिजिटल हो सकता है या फिर होगा। और इस प्रक्रिया की शुरुआत भारत में पहले कहां से हुई है? इंदौर से। इंदौर ऐसे भी बहुत सारे मामले में विभिन्न जगहों से, खास करके पूरे भारत की अगर हम तुलना करें तो बहुत आगे है। यहां पर एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की अगर हम बात करें तो इंदौर पिछले साल 2024 में लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना था। ये खिताब पिछले कई वर्षों से इंदौर के पास है। मध्य प्रदेश का एक शहर है और बहुत स्वच्छ है, ये ध्यान रखें, तभी जाके ये खिताब मिलता है। अच्छा एक जानकारी और, इंदौर जो है अभी हाल ही में मई 2025 में, पिछले ही महीने का ये खास करके न्यूज है, अभी एक महीने से थोड़ा सा अधिक समय हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भारत का पहला ये भिखारी मुक्त शहर घोषित हुआ है आधिकारिक रूप से। कौन सा शहर? तो इंदौर शहर। हालांकि मार्च 2023 में महाराष्ट्र के नागपुर में भी भिखारी मुक्त शहर नामक एक पहल शुरू किया गया था, लेकिन ये घोषित नहीं हुआ। घोषित हुआ अभी हाल ही में इंदौर, जो कि भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया, ये ध्यान रखिए। अच्छा अगर हम भिखारियों की सर्वाधिक संख्या की बात करें तो सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है और ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, सर्वाधिक भिखारियों की संख्या पश्चिम बंगाल में। अच्छा भिखारियों की बात हो रही है तो ये शख्स को आप जरूर जानते होंगे, ये बिहार ही नहीं बल्कि भारत का ये पहला डिजिटल भिखारी है जिनका नाम क्या है? राजू। ये ध्यान रखिए अभी हाल ही में हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ था। अब यहां पर ये जानकारी मैं नहीं कह रहा कि एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन जानना अति आवश्यक है क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध है और पूरी भारत या फिर बोल सकते हैं दुनिया भर में जो लोग इनको जानते हैं डिजिटल भिखारी के रूप में जानते हैं। एक स्कैनर क्यूआर कोड जो होता है वो मतलब गले में पहन कर घूमते थे और डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट करते थे, मतलब जो उन्हें मिलती थी, जो भीख मांगते थे वो चीजें आप यहाँ पर तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। राजू इनका नाम था, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। बिहार के एक्चुअली रहने वाले थे। चलिए इतनी बातें ध्यान रखें, आते हैं अगले 8वें नंबर प्रश्न पे। भारतीय आमों यानी कि मैंगो के वैश्विक प्रचार और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन मैंगो मेनिया 2025 नामक कार्यक्रम का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया? देखिए इसका राइट आंसर है ये अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कौन सा मतलब कार्यक्रम था? तो इंडियन मैंगो मेनिया। चलिए आइए संबंधित तथ्यों को देखते हैं। देखिए भारतीय आमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 जुलाई 2025 को इंडियन मैंगो मेनिया 2025 कार्यक्रम का जो आयोजन है ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में किया गया। ये पहला पॉइंट कहां पर आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ, किस उद्देश्य से आयोजित हुआ, ये ध्यान रखें। अब यहां पर अगला पॉइंट है कि यह आयोजन भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, साथ ही साथ एपेडा जो कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके और साथ साथ एक और भारतीय दूतावास, इन तीनों के सहयोग से अभी आयोजित हुआ है। ये ध्यान रखिए खास करके इंडियन मैंगो मेनिया कार्यक्रम। अच्छा कार्यक्रम में भारत की प्रमुख आम की किस्में जिसमें अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा और सतत केसर और मतलब कई प्रकार की आमों का यहाँ पर
पर प्रदर्शन किया गया। और आपको ध्यान रखना, ये सभी जो आम की किस्में हैं ये भारतीय आम की किस्में हैं, और इसका उद्देश्य यूएई और खाड़ी देशों में भारतीय आम की लोकप्रियता को और जो डिमांड है, जो मांग है, उसको बढ़ाना है, ताकि भारतीय किसानों की मतलब जो उपज करते हैं उनकी मतलब आय में वृद्धि हो सके, और साथ साथ भारतीय आम मतलब दुनिया भर में प्रसिद्ध हो पाए। ये ध्यान रखिए। एक जानकारी और, ये तो रही बात यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अभी बिहार में राजकीय स्तर पर आम महोत्सव आयोजित हुआ। 2 दिवसीय महोत्सव था, 28 से 29 जून को आयोजित हुआ ज्ञान भवन पटना में। ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर इसके थीम की अगर हम बात करें तो इस 2 दिवसीय महोत्सव की थीम थी पुराने बागों का जीर्णोद्धार और भावी पीढ़ियों का उपहार। ये इसका थीम था। अगर आमों की बात हो रही है तो ऐसे में हम जर्दालू आम को कैसे भूल सकते हैं। भागलपुर में उपजाई जाने वाली एक प्रमुख किस्म है। 2018 में इस आम को जीआई टैग मिल चुका है। अच्छा, जीआई टैग की बात हुई तो ये भी आपको जानना है कि पिछली बार, या फिर अगर बोले कि बिहार के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है, तो कुल 13 उत्पादों को। पिछली बार पत्थरकट्टी गांव जो गया के आसपास है या फिर गया में है, वहां की जो प्राचीन मूर्ति कला है लगभग 300 वर्ष पुरानी, उसको जीआई टैग मिला है। तो पिछली बार ये मिला है, मतलब खास करके पत्थरकट्टी जो गांव की जो खास करके मूर्ति कला है उसको। अब यहाँ पर अगला 9वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले हम यहाँ पर कथन को पढ़ेंगे, उसके बाद विचार करेंगे। आगे यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सही है, यानी कि हमें सही कथन की पहचान करना है। चलिए कथन को हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 21 से लेकर 23 अगस्त 2025 में, यानी कि इस तिथि में या फिर इस अवधि में श्रीनगर की डल झील पर आयोजित होगी या फिर डल झील में आयोजित होगी खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव। और आपको यहाँ पर दूसरा कथन दिखता है कि इस महोत्सव में केवल पारंपरिक कश्मीर नौकायन, यानी कि जो वहां पर शिकारा कहा जाता है नौका को या फिर नाव को, ये दौड़ में या फिर खास करके शिकारा दौड़ इसमें शामिल किया जाएगा, या फिर जो पारंपरिक कश्मीरी नौकायन है उसको शामिल किया जाएगा। ये कहने का अर्थ है। तो ये बिल्कुल गलत है, असत्य है, ये नहीं हो जाएगा, बल्कि ये वाला सत्य होगा। तो केवल कथन एक सही है, विकल्प नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, ए नंबर करेक्ट है। अब चूंकि बात यहाँ पर खेलो इंडिया की हो रही है, अच्छा खेलो इंडिया में जैसे यहाँ पर जल खेल महोत्सव है, तो खेलो इंडिया में यूनिवर्सिटी खेल भी होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होता है, बहुत सारे हैं। अभी अगर हम बात करें जो चर्चा में रही है, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका 5वां संस्करण जो मेजबानी करेगा, ये अधिकार मिला है राजस्थान को। ये नवंबर 2025 में राजस्थान पहली बार इसकी मेजबानी करेगा, ये चीज ध्यान रखिए। हालांकि भारत को लेकर, भारत नहीं बल्कि बिहार को लेकर हमने बताया है कि बिहार का इसमें कोई बड़ा खास करके इतिहास नहीं रहा है, कोई बड़ा पदक नहीं जीता है, लेकिन ये 4 संस्करण जो आयोजित हो चुके हैं, एक खिताब बिहार को जरूर मिला है। ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को 4था संस्करण में एक कांस्य पदक मिला था कबड्डी टीम को, यहाँ पर हमने लिख दिया, और ये 115वां स्थान पदक तालिका में हासिल किया था। तो ये जरूरी बातें हैं, समझना, ध्यान रखना। अब ये पिछले 4 संस्करण को लेकर जानकारी है, कहां पर आयोजित हुआ और कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही, वो दर्शाई गई है। आई होप ये चीजें हमने पहले पढ़ाया तो आपको याद होगा। आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न में। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन को नासा ने उनके पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए हाल ही में 1 जुलाई 2025 को किस अभियान में शामिल किया है। नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अनिल मेनन, और ये अभी शामिल हुए किस अभियान में, तो अभियान 75। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अनिल मेनन एक भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। भारतीय मूल के जरूर हैं, लेकिन नागरिकता इनके पास अमेरिका की है। तो भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अभी हाल ही में 1 जुलाई 2025 को नासा ने उन्हें उनके पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए अभियान 75 में चुना है, और यह मिशन जून 2026 में शुरू होगा। और वे रॉसकॉस्मोस जो है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है, यानी कि रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो रॉसकॉस्मोस सोयूज MH29 नाम के रॉकेट से अन्य 2 यात्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे। कब, तो जून 2026 में। अच्छा, करीब 8 महीने वहां पर रहेंगे और वहां वे वैज्ञानिक प्रयोग और तकनीक पर काम करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जून 2026 में लॉन्च होगी। अब हाल ही में एक जानकारी हमने आपको दिया था, लखनऊ के रहने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सोम 4 मिशन के तहत अभी हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पर गए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, यह ध्यान रखिएगा। और ये भारत के पहले व्यक्ति बन गए जो अंतरिक्ष स्टेशन पर गए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कई सारे देशों के अलग अलग अंतरिक्ष स्टेशन है, अभी हम इसको लेकर पहले भी कई चर्चा किए हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है इसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे कि चाइना की अगर अंतरिक्ष स्टेशन की हम बात करें तो तियांगेंग है, वो स्पेशली चाइना के अधिकार में, वो चाइना ने खुद ही डेवलप किया है, उनका खुद का है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी बहुत सारे देशों का ये
ये है। आपको ध्यान रखना है कि अभी ये पहले शख्स बने हैं शुभांशु शुक्ला, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। यहाँ पर हमने लिखा भी है, वह न केवल भारत के पहले दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। अच्छा, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है तो सर इससे पहले तो राकेश शर्मा गए थे। हाँ, राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री हैं और ये अंतरिक्ष में गए भी थे, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नहीं गए थे। यहाँ पर उसको हमने क्लियर किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, राकेश शर्मा इससे पहले भारतीय थे जिन्होंने 1984 में सोवियत संघ के सोयूज T11 मिशन के मतलब 11 मिशन से अंतरिक्ष की यात्रा किए थे, लेकिन वो ISS पर नहीं गए थे। यानी कि ISS अर्थात इंटरनेशनल खास करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वो नहीं गए थे, वो सोवियत संघ के सैल्यूट 7 नामक अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 8 दिन बिताए थे। तो ये एक अलग अंतरिक्ष स्टेशन है, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं ISS की, तो यहाँ पर ये नहीं गए थे। हालांकि आपके मन में ये भी डाउट उठेगा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को लेकर हम बात करें तो ये अंतरिक्ष में जरूर गई है, लेकिन भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री होने के बावजूद नागरिकता इनके पास अमेरिका की है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक की बात करें जो गए हैं, पहले भारतीय नागरिक बने, स्वतंत्र रूप से भारतीय होना चाहिए और किसी देश की नागरिकता नहीं। ऐसी स्थिति में जब भी प्रश्न बने तो नाम याद रखिएगा, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। जबकि राकेश शर्मा की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नहीं गए थे, वो गए थे सोवियत संघ के सैल्यूट 7 नामक अंतरिक्ष स्टेशन पर। तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर है। आते हैं अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किन्हें अभी हाल ही में 1 जुलाई 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यहाँ पर सेबी के बारे में कहा जाता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न है। राइट आंसर होगा यहाँ पर सुनील यशवंत कदम। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का, सी नहीं बल्कि बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बता दें, सबसे पहले तो इन्हें तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1 जुलाई को इनकी नियुक्ति हुई सेबी के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में, और वे सेबी में सूचना प्रौद्योगिकी, निवेश सहायता, शिक्षा, आर्थिक और नीतिगत विश्लेषण और साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट जैसे विभागों की देखभाल करेंगे या फिर देखरेख करेंगे। इन सारे क्षेत्रों में इनका कार्य होगा। 1996 में वे सेबी मतलब जुड़े थे सेबी से, और 1996 से ही यहाँ पर काम कर रहे हैं और पहले भी कई जिम्मेदारी वाला पद वो संभाल चुके हैं। अब एक्चुअली यहाँ पर उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर अब सेबी को लेकर हम चर्चा करते हैं। यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो गठन हुआ था ये 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसके मुख्यालय को लेकर लिखा गया कि सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हालांकि इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो है ये अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, ये 4 शहरों में है। अभी एक जानकारी और, 1987 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी तुहीन कांत पांडे 1 मार्च 2025 से ये सेबी के 11वें व वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। या फिर चेयरमैन की अगर हम बात करें तो तुहीन कांत पांडे हैं, जो अभी हाल ही में 1 मार्च 2025 को नियुक्त हुए हैं। ये सेबी का लोगो है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए, एक और प्रश्न है कि भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहाँ स्थापित किया गया, जो कि अपनी अनोखी वास्तुकला, निर्माण सामग्री और धार्मिक महत्व के लिए अभी चर्चा का विषय है। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं ये इको फ्रेंडली, पूरी तरह लकड़ी से ही इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर लिखा गया भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ गुरुद्वारा। ये चीज यहाँ पर प्रश्न के रूप में है और ये बहुत ज्यादा अभी सुर्खियों में है। इसका जो राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि फाजिलिका पंजाब एक जगह है, यहीं पर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब यहाँ पर ये आज की इस क्लास का प्रश्न है, इसको लेकर जानकारी पिछली क्लास में हम डिटेल में आपको दे चुके हैं। आपको बताना है कि इसका राइट जो आंसर है वो क्या होगा। तमाम बातें जो यहाँ पर आज हमने आपको पढ़ाया, आई होप कि ये चीज़ें आपको बहुत पसंद आ रही है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि चीज़ें एक जगह से आप लोग एकत्र कीजिए, चीज़ों को पढ़िए, बेहतर आपके लिए होगा। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने को लेकर हमसे जरूर जुड़िए। एप्लीकेशन पर जाकर आप तमाम PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये अभी लॉन्च हुआ, ये भी प्राप्त हो जाएगा आपको इसी कोर्स के माध्यम से। हालांकि अगर आप BPSC एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आपको करंट अफेयर्स का अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इसको अगर आप ले लेते हैं तो करंट अफेयर्स वाला भी इसी में आपको मिल जाएगा। कोई जानकारी चाहिए, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।